हो गया। नमस्कार भी सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों? पॉलिटी। बातें हो रही है लड़कियों में भी, क्या डिस्कस हो रही है? पॉलिटी मेरे बच्चों, पॉलिसी नहीं है, पॉलिटी। और क्या चल रहे हैं हमारे भाग? हम क्या कर रहे हैं? भाग। जो कल हमारे 1 से 3 तक हो गए थे, 1 से 3 तक सारे भाग कंप्लीट कर लिए हैं हमने, सारे के सारे आर्टिकल पढ़ लिए हैं। इसमें कुछ जो है मेरे बच्चे, हमने भाग जो है 3 हुए, 3 किए मैंने भाग। भाग जो है 3 है मेरे बच्चों। इसमें किसका जिक्र है? अरे किसका जिक्र है? मौलिक अधिकारों का। मोस्ट इंपोर्टेंट है मौलिक अधिकारों का। इसके सारे आर्टिकल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाग 3 में मेरे बच्चों जो मौलिक अधिकार है, इसमें जो है हमने कितने हैं वर्तमान में मौलिक अधिकार? 6 है। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। और इसमें जो मेरे बच्चों कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। और जो है संविधान की आत्मा जो किस है, जो मौलिक अधिकार को बोला गया है? 7वां। जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको क्या बोला गया है? संविधान की आत्मा कहा है। और कहने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। आत्मा या हृदय कहा गया। क्लियर? उसके बाद जो मेरे बच्चों इसमें संवैधानिक जो लास्ट हमने पढ़ा, उसमें 5 प्रकार की ये रिट जारी करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। मान लो ये जैसे मैंने तुम्हें कल लिखाया, क्योंकि कल मैंने लास्ट जल्दी में लिखा दिया था, तो मैंने ट्रिक दी थी तुम्हें भी, बंदी पति परमादेश उसका अधिकार है भी। जो एक लेडीज के बारे में मतलब ऐसे याद रख सकते हो, मैंने तुम्हें इसलिए बताया है, बाकी कुछ नहीं है, जो जैसा है वैसे रहने दो भी। जो महिला है उसके लिए उन्होंने कहा है बंदी उसका पति है, उसके लिए उसको परमादेश देती है, वो उसका अधिकार है मतलब। ठीक है, तो याद रह जाएगा। तो बंदी से होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये तो तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये तो पूछ लेगा जो रिट जारी करता है इनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो जो है या ये पूछ लेगा भी बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया है, उसका असलियत में मीनिंग क्या है। तो जो इससे मैंने जो तुम्हें लाइन लिखाई है वैसे ही इसके मीनिंग है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है मेरे देखो मेरे बच्चों, बंदी मतलब किसी को पकड़ा गया, बांधा गया। अरे बांधा गया। प्रत्यक्षीकरण होता है सामने लाना भी। जो है जिसको बंदी बनाया है उसको क्या करना? सामने सशरीर प्रस्तुत करना। क्या करना? कागजाती तौर पे नहीं भी, कागज है इस बंदे को हमने भाई बंदी बना रखा है, वो कागजाती तो उसको सशरीर प्रस्तुत करना, प्रत्यक्ष सामने लेके आना, ये लाइन उसमें बोली गई है। उसके बाद जो है पति प्रतिषेध। प्रतिषेध होता है मेरे बच्चों मतलब है नकार देना, इनकार कर देना। जैसे कैसे? मान लो हाई कोर्ट ने फैसला दिया हो, विवाद हुआ हो, जैसे हरियाणा पंजाब का कोई विवाद चल रहा है, हाई कोर्ट हमारा तो एक है, अरे हमारा तो एक ही हाई कोर्ट है ना, तो विवाद चल रहा है और वो फैसला मान्य हो गया भी पंजाब के एरिया में जाएगी, तो हरियाणा जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और जो फैसला दिया गया है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? इनकार कर सकता है। जो फैसला आया है, इतनी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट का दिया फैसला उसको क्या कर सकता है? इनकार कर सकता है। उसके बाद परमादेश। परमादेश क्या होता है मेरे बच्चों? परमादेश होता है मतलब उसका जो आदेश, ये जो इनकार किया है तो ये हाई कोर्ट को एक्सेप्ट करना होगा भी हाँ ये उसका सुपर पावर है, वो उसको परमा आदेश दे रहा है कि तेरे को ये गलत है तो गलत है, उसको नकार सकता है। उसके बाद जो हमने किया उसका उत्प्रेक्षणा। उत्प्रेक्षणा होता है मेरे बच्चों निर्णायक। निर्णायक है ना, निर्णायक में भी अब जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वही निर्णय होगा, वो चाहे पंजाब के हक में आए चाहे हरियाणा के हक में आए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद जो है मेरे बच्चों अधिकार है परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो है मेरे बच्चों निरीक्षण करना। सुप्रीम कोर्ट पूरे जो ताल्लुकात से उसका क्या करेगा? निरीक्षण करेगा
क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। तो ये तुमसे पूछेगा, वहां ये पूछता है इसका मीनिंग क्या होगा। और तुम्हें अगर थोड़ा सा वर्ड और आ जाए ना तो तुम्हें सोचना है एक बार। जैसे सर ने बताया भी हम 2 गुना दुगना, मतलब हम बोलने में 2 गुना बोलते हैं तो 2 गुना हो गया, भी 2 बोलते हैं आगे, और दुगना थोड़ा सा अगर देखते हैं जो हमें कई बार चीजें सही लगती है ना वो वास्तव में गलत होती है, और यही ऐसे हमारे साथ होता है। तो उन चीजों को 2-4 बार देखना होता है। उसके बाद है मेरे बच्चों, आज हम भाग करेंगे, तो भाग नहीं करेंगे, मौलिक अधिकार में जो है 2 बातें ऐड और करनी थी, वो बातें ऐड और करें। इसमें मैंने तुम्हें आर्टिकल मेरे बच्चों, आर्टिकल जो है 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 में बोला गया है भी अपराधी व्यक्ति को दोष सिद्ध करने का अधिकार है, और 21 में बोला गया है उसे प्राण और देह की स्वतंत्रता है। ये 2 बातें बोलेगी। ऐसे ये 2 ऐसे आर्टिकल है मेरे बच्चे, भी राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी ये 2 ऐसे आर्टिकल है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। तो ये लाइन है, लिख लो, एग्जाम में बहुत बार आई है, पूछता है भी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से 2 आर्टिकलों को भंग नहीं किया जा सकता, निलंबन नहीं किया जा सकता, बाकी सभी आर्टिकल जो है उनको निलंबन किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान है इन 2 आर्टिकलों को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता या भंग नहीं किया जा सकता। कोई भी बात लिख लो, खत्म या भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। तुम अपनी लैंग्वेज में लिख लो। ऐसे जो है कौन से एग्जाम में आता है भी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान है जो है कौन से आर्टिकल जो है खत्म नहीं किए जा सकते, छीने नहीं जा सकते, समाप्त नहीं किए जा सकते। तुम्हारी लैंग्वेज तुम्हें जैसे अच्छा लगे, इनको क्या नहीं किया जा सकता है, इनको छीना नहीं जा सकता। यह हमारे अधिकार है जिसमें अपराधी व्यक्ति को जो है अपना अपराध दोष सिद्ध करने का अधिकार है, और एक में बोला गया प्राण और देह की उसे स्वतंत्रता है। क्लियर मेरे बच्चों? राष्ट्रीय आपातकाल थोड़ा सा जिक्र करूंगी, इसका आगे पूरा का पूरा एक चैप्टर है, हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल है मेरे बच्चों, आपातकाल है, ये कंसेप्ट हमने किस देश से लिया, ये मैंने लिखाया था ना तुम्हें। आपातकाल जो है ये कंसेप्ट हमने किस देश से लिया था, जर्मनी से। आपातकाल जो है राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, सिर्फ आपातकाल जो है ये, क्योंकि ये जो है कितने प्रकार के होते हैं आपातकाल, 3 प्रकार के होते हैं। एक मैंने लिख दिया है राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राज्य आपातकाल होता है, एक वित्तीय आपातकाल होता है। तुम्हें नहीं लिखना, आगे इसका हम पूरा जो है पूरा करेंगे, परंतु यहाँ जिक्र आया तब मैं बता रही हूँ। आपातकाल का कंसेप्ट हमने किस देश से लिया है, जर्मनी से लिया है। और 3 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल और एक राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और एक है वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों, और इनके आर्टिकल है जो 352, 360 और 352, 356, 360, ये इनके इकट्ठे हैं। इसका राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है वो आर्टिकल लिख लो, इसके साथ साथ करोगे तुम याद रह जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल का जो आर्टिकल जिक्र है मेरे बच्चे, आर्टिकल 352 में जिक्र है। राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है जो आर्टिकल है 352 में है। और भारत में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है कितनी बार लगा है मेरे बच्चों, 3 बार लगा है। कब कब लगा है, कोई बच्चा बता सकता है? 1961 है, सही है 1961। बस ये तीनों सही। वो 66, ये 67 और 77 और 91 वाला हरियाणा का, वो राष्ट्रपति शासन होगा। ये 3 बार क्या लगा है मेरे बच्चे, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 3 बार
राष्ट्रीय आपातकाल लगा है जो 1962, 1965, 1975। पहला 62 में लगा है वो भारत चीन युद्ध के कारण, जो 62 वाला लगा है वो भारत चीन युद्ध के कारण लगा है, और जो है 65 वाला लगा है वो भारत पाक युद्ध के कारण लगा है, और जो 1975 वाला लगा है वो आंतरिक विद्रोह के कारण लगा है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्लियर? इसका हम आगे डीपली पढ़ेंगे, तुम्हें इतना याद रखना है भी 3 बार लगा, ये बातें हम दोबारा रिपीट करेंगे तो तुम्हारी ये चीजें बार बार रिवीजन हो जाएगी, बार बार ये क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें मेरे बच्चों जो है इसकी सूचना प्रधानमंत्री देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति, अब पूछे राष्ट्रीय आपातकाल कौन लागू करता है, उसकी घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये जो है हम आर्टिकल आगे जब राष्ट्रपति के कार्यकाल पढ़ेंगे ना उसमें जिक्र करेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति लगाता है। और इसमें कौन से आर्टिकल निलंबन नहीं किए जा सकते, कौन से छीने नहीं जा सकते, तो आर्टिकल है 20 और है 21, और दोनों में से एक पूछे तो पुराने बच्चे बताएंगे। अगर दोनों में से एक पूछे, दोनों आएंगे, लगभग दोनों आते हैं, परंतु कई बार एक पूछ लेता है। कौन सा नहीं छीना जा सकता, 21 नंबर, याद रखना मेरे बच्चों। आर्टिकल जो है 21 जो है दोनों में से एक चुनना हो, अगर तुम्हें दोनों में से एक चुनना हो और ऑप्शन में दिया हो भी दोनों में से जो है कौन सा आर्टिकल जो है छीना नहीं जा सकता, दोनों में से कोई एक बताना हो तो कौन सा बताना है मेरे बच्चों, 21 आर्टिकल है, दोनों ही हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान है खत्म नहीं किए जा सकते, छीने नहीं जा सकते, भंग नहीं किए जा सकते, परंतु दोनों में से कोई बार आ जाता है भी दोनों में से तुम्हें एक डिसाइड करना हो तो कौन सा है मेरे बच्चे, 21 है, जिसमें क्या दिया गया है, प्राण और देही की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। क्लियर? क्लियर? जो आंतरिक विद्रोह हुआ था मेरे बच्चों, इसमें मैंने बताया 3 विद्रोह हुए थे, भारत चीन और भारत पाक और आंतरिक विद्रोह, जो 75 में हुआ, 77 तक चला था, जो 21 है कौन सी तारीख को, जो 21 जून से शुरू हुआ था, और 21 जून को हम कौन सा डे मनाते हैं, संविधान है हत्या दिवस, 25 जून, सॉरी 21 जून नहीं है, 25 जून है संविधान है हत्या दिवस। जो 25 जून है 1975 को हुआ था, वो किसके कारण, इंदिरा गांधी ने लगाया था, आंतरिक विद्रोह के कारण लगाया था। और जो है उस टाइम पूछ लेता है वो राष्ट्रपति, हम उस टाइम जो है राष्ट्रपति कौन था, कौन था रे, फखरुद्दीन था, कौन था भाई, फखरुद्दीन था, अली था, दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति था, और दूसरा ही मुस्लिम राष्ट्रपति जो अपने कार्यकाल के दौरान है मृत्यु जिनकी हो गई थी। ठीक है, ये आगे सारी बातें जब हम राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र करेंगे तब सारी पढ़ेंगे। ठीक है, आज तुम्हें इतना याद रखना है भी जो मौलिक अधिकारों में से जो है, जो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो कौन सा नहीं छीना जा सकता, तो इसमें जो है, इसमें आर्टिकल 19 भी छोड़ा गया था, इसमें 19, 20, 21 है, तीनों आर्टिकल जो निलंबन है नहीं किए गए थे, बाकी सारे निलंबन है कर दिए गए थे। क्लियर? अरे क्लियर? चलो अब पढ़ेंगे हम भाग 4 जिक्र करेंगे। भाग 4, भाग 4 में किसका जिक्र है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कंसेप्ट हमने किस देश से लिए हैं, अरे किस देश से लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिए। कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है। अरे क्लियर है, क्लियर है? कोई बात नहीं, चलो वो बाद में करेंगे तब, कोई बात नहीं। 71 वाला, चलो कोई बात नहीं, 65 है, ठीक है चलो कोई बात नहीं।
अब तुम इस पे फोकस करो जो हम टॉपिक कर रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मेरे बच्चों, जो भाग किस में जिक्र किया गया है, भाग है 4 में, और जो है किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, और आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है। और इसको जो मेरे बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, DPSP, क्या पढ़ते हैं इसको, DPSP, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी, DPSP, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और मेरे बच्चे ये आर्टिकल जो वर्णन किया गया है, आर्टिकल इनका अगर बात करें तो इनके आर्टिकल कितने हैं, कहां से खत्म हो रहे हैं, मौलिक अधिकार 35 पे, यहाँ 36 से शुरू हो जाएगा, 36 से 51, 36 से 51 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया। क्लियर है मेरे बच्चों, अरे यहां तक क्लियर है। चलो तो पहला लिखो मेरे बच्चों, आर्टिकल 36 है, आर्टिकल है 36 लिखो। आर्टिकल 36 में मेरे बच्चों अब हम शॉर्ट लेके चलेंगे, जो DPSP है की परिभाषा दी गई है। राज्य नीति अरे बातें नहीं, तुम काना फूसी मत किया करो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसकी परिभाषा का जिक्र किया गया है, परिभाषा से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल, 36 आर्टिकल। आर्टिकल 37 मेरे बच्चों, आर्टिकल 37 में बोला गया है भी जो DSP नहीं है, DPSP जो है, DSP से संबंधित जो कानून बनाना है, राज्य से संबंधित जो कानून बनाना है, उसकी पावर किसके पास है, संसद के पास है। DPSP से संबंधित कानून बनाने की शक्ति या पावर है जो है किसके पास है मेरे बच्चों, संसद के पास है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, लिख लिया मेरे बच्चों, आगे लिखो। आर्टिकल है, यहां सारे राज्य से संबंधित बातें बोली गई है भी राज्य का क्या क्या कर्तव्य बनता है, उसमें सारी बातें क्या होगी भी एक राज्य का अपने राज्य में जनता के लिए क्या क्या कर्तव्य बनता है, वो सारी बातें इसमें बोली गई है। तो आर्टिकल लिखो 38 मेरे बच्चों। 38 में बोला गया है राज्य का कर्तव्य है, राज्य, मैं एक मिनट कलर बदल लेती हूँ, राज्य का कर्तव्य है, कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में अपने राज्य में लोक कल्याण से संबंधित योजनाएं लाए। एक राज्य को राज्य निर्देश दिया गया है राज्य को भी अपने जो जनता है, अपने राज्य की जो है लोग हैं, उनके कल्याण के लिए क्या लेके आए, वो अलग अलग योजनाएं लेके आए, उनसे संबंधित जो कार्य करे। जैसे जो है हरियाणा सरकार जो अभी है, हम हरियाणा के हैं तो हरियाणा वाली पढ़ लेते हैं। जैसे हरियाणा लेके आई अभी जो रहा है एक सखी बीमा योजना है ना, अरे जो है सखी बीमा योजना, सखी बीमा योजना, और एक जो अभी हाल ही में हुई है लाडो लक्ष्मी योजना,
जैसे मेरे बच्चों नरेगा है, ये योजनाएं जो है एक लोगों के कल्याण से संबंधित, मतलब उसको जो है निम्न जो स्थिति है उनकी उससे स्थिति से बाहर निकालने के लिए ये अलग अलग योजनाएं लेके आते हैं। तो इसमें 2 योजनाएं चल रही है और एग्जाम में आने की संभावना है, तो इनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। तो सखी योजना जो है मेरे बच्चों, ये कब शुरू की गई थी? सखी बीमा योजना ये जो है 9 दिसंबर 2024 को पानीपत से की थी शुरू मेरे बच्चों, पानीपत से शुरू की थी और हमारे प्रधानमंत्री ने की थी। हमारे जो है हरियाणा में ये पानीपत से शुरू की गई थी और उस टाइम जो है हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आए थे। कौन है जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है? नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री का नाम लिख लेना, ये मैंने शॉर्ट लिख दिया, पीएम लिख दिया, तुम पीछे नाम लिख लेना, क्योंकि क्या पता बाद में हम नोट्स पढ़े और बाद में पता चले भी प्रधानमंत्री कौन सा था उस टाइम। तो याद रख लेना उस टाइम कौन था। अरे कौन है अब? नरेंद्र मोदी जी। तो याद रखना सखी जो बीमा योजना है ये जो कब हुई है? 9 दिसंबर 2024 को आई है और पानीपत से शुरू की गई और प्रधानमंत्री के द्वारा जो की गई। उसके बाद लाडो लक्ष्मी योजना जो मेरे बच्चों अब कौन सी तारीख को हुई है? अभी हुई है हाल ही में, 25 सितंबर को की गई है क्या? 25 सितंबर मेरे बच्चों, 25 सितंबर है और 25वीं जो है क्या है? बरस है। और कहाँ से शुरू की गई है? पंचकुला से। पंचकुला से शुरू की है ना? हाँ जी, पंचकुला से। और किसने की है? जो है हरियाणा के सीएम ने शुरू की है। कौन है जो वर्तमान में? नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी है। और जो कौन से नंबर के हैं? व्यक्तिगत पूछे कौन से नंबर के हैं? अरे पुराने बोल जो। व्यक्तिगत 11वें नंबर के हैं। कौन? नायब सिंह सैनी। और प्रधानमंत्री पूछे तो 15वें नंबर के हैं व्यक्तिगत। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। क्लियर? तो याद रखना मेरे बच्चों ऐसे। तो ऐसी योजना जो है आर्टिकल 38 में क्या बोला गया है भी? राज्य जो है अपने लोक कल्याण के, लोगों के कल्याण के लिए वो क्या लेके आए? विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेके आए। ये तो मैंने ऐसे तुम्हें लिखा दिए, तुम्हें तो उतना याद करना उस आर्टिकल में। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया भी ऐसे ऐसे योजनाएं आती है और जो लोगों को पैसे है, सुविधा है, जैसे राशन मिल रहा है, अलग अलग जो है राज्यों में अलग अलग होता है मेरे बच्चों। बुजुर्ग पेंशन भी है, वो भी अलग अलग मिलती है ना? अरे मिलती है, नहीं मिलती? तो ये लोगों को जो निम्न स्थिति से उठाने के लिए, परंतु मेरे को नहीं लगता भाई, मेरी थॉट, मैं अपना थॉट रख रही हूँ, मैं कोई इसी पे कटाक्ष नहीं कर रही। मेरा थॉट ये कहता है जितने तक सरकारें हमें फ्री पैसे देती रहेगी, हम क्या बनते जाएंगे? अपाइज बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अपाइज बन जाएंगे। हम सोचेंगे नहीं भी काम जो है भी चल जाएगा। जैसे एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति है घर में, सुन लो, मैं ये तुम्हारी भी थिंकिंग होनी चाहिए, तुम इतने मैच्योर हो चुके हो, जरूरी नहीं है ये लाइनें, ये आर्टिकल जो मैं लिखा रही हूँ ना, सारी की सारी बुक्स में है, ये नहीं मैं वहीं से पढ़ के आई हूँ, चाहे सर्च करके आई हूँ, पढ़ के आई हूँ, सारे वो लिखे हैं। तुम्हें समझना है। तुम्हें जो मेरे बच्चों ये योजनाएं पैसे देता है सरकार, हमें क्या बना रही है? हपाइज बना रही है। हम जैसे राजा महाराजा देते थे ना, पहले भी काम करते थे, पैसे दे, वो डिपेंड रहे और हम सरकार का गुणगान करते रहे और उसको वोट डालते रहे और वो अपना काम करते रहे। तो हमें इन योजनाओं को नहीं, अपने दम पे मेरे बच्चों, किसी ने सच कहा है भी जो इन 5 उंगलियों की जो कमाई है वही साथ जाएगी, वही फैलाती है, बाकी कोई चीजें नहीं। जैसे कोई किसी के 3.5 हो जाएंगे, अब 1 नवंबर से है बुजुर्ग पेंशन, तो बड़ी खुशी की लहर है, दिवाली पे आ जाता तो और अच्छा होता। और जैसे ये प्रधानमंत्री दे रहा है खेती कृषि किसानों को 2000 रुपये, ये भी कह रहे हैं भी तुम्हें अब दिवाली पे जो है पहले भी ये किस्त डाल दी जाएगी। तो मेरे बच्चों ये कुछ भी नहीं है, किसी से अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए करने में, ये कोई चीजें नहीं है, कोई मायने नहीं रखती। तुम अगर सही हो, तुम्हारा माइंड सही है, तुम्हारा स्वास्थ्य सही है, तो तुम बेस्ट हो। काम कीजिए, काम से कोई आलस्य मत कीजिए। पढ़ाई करने का, अब तुम्हारा पढ़ाई करने का, पढ़ाई फुल दबा के करिए, परंतु कोई नहीं करता कोई नहीं है। अब मेरे ससुर की बनी हुई, मैं सोचती हूँ मेरे सास की और बन जाए पेंशन, तो उनका काम तो चल ही जाएगा। ऐसे हमारी थिंकिंग है, क्योंकि जिस माहौल में रह रहे हैं विचार कभी ना कभी हमें टॉर्चर करते हैं। जैसा माहौल होता है हम वैसे ही सीखते जाते हैं।
अबानी के हैं, जो अबानी के घर में रहे उनके खर्चे अलग है, जो गरीब के घर में रहे उनके अलग है। उन्होंने जैसा मोल देखा वैसे ही ढलते जाते हैं, तो ध्यान रखना मेरे बच्चों। आगे देखो आर्टिकल जो है कौन सा आ गया 39। 39 में देखो इसमें जिक्र किया गया है मेरे बच्चों, जो सभी नागरिकों को जो है जीवन यापन करने के लिए बुनियादी जो है संसाधन समान अधिकार होना चाहिए। और जो है इसमें समान जो है लिखो आर्टिकल जो है, आर्टिकल है 39। राज्य में सभी नागरिकों को जीवन यापन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो संसाधन है उस पर समान अधिकार होना चाहिए। समान अधिकार होना चाहिए। होना चाहिए। और शॉर्ट में लिखो मेरे बच्चों, इसमें एक ही लाइन बोली गई है भी समान वेतन कार्य, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। शॉर्ट बात और लिखो, ये तो तुम्हें जो है कहीं सर्च करोगे तुम्हें ये लाइनें मिल जाएगी, बुक्स में मिल जाएगी। तो है समान कार्य के लिए समान वेतन, छोटी सी बात है उसमें, समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या बोला गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन। ये मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, समान कार्य के लिए समान वेतन। आपने ये नोट किया है कभी, जैसे गांव में जो है सड़कें वगैरह बना रहे होते हैं, मतलब जिसमें महिलाएं भी काम कर रही होती है और जेंट्स भी काम कर रहे होते हैं, कभी आपने पूछा उनसे दिहाड़ी? उनकी अलग अलग होती है, ध्यान रखना। लेडीज की हाँ कम होती है। तब कार्य ईंट ही लेडीज उठा रही है, और जो है वहां मिट्टी वगैरह उठा रही है तो भी लेडीज उठा रही है। समान कार्य है तो क्या होना चाहिए? समान वेतन होना चाहिए। कई जगह होता है, कई जगह ये चीजें मिलती हैं, लेडीज का वेतन जो है जेंट्स से कम मिलता है। तो ये बातें हैं इसमें बोला गया, आर्टिकल जो है 39 उसमें बोला गया समान कार्य के लिए समान। उसके बाद लिखो मेरे बच्चों 40, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें ये करवा दिया। मैंने ये आर्टिकल तुम्हें बता दिया, तुम बता दो तो बहुत अच्छी बात है, क्या पता तुम्हारे माइंड में हो ये आर्टिकल, पीछे देखोगे। हाँ वेरी गुड। आर्टिकल 40 जो है इसमें क्या है मेरे बच्चे, बोला गया है भी राज्य का कर्तव्य बनता है, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह अपने राज्य में हर ग्राम में पंचायत की जो है स्थापित करे भी। जो ग्राम पंचायत है लिख लो, ये क्या है? ग्राम पंचायत का गठन कराए, वह राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन कराए, अपने राज्यों में ग्राम पंचायत का गठन करे। मतलब पंचायत हर गांव में होनी चाहिए। ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, याद रखना। तुमसे सीधा पूछा गया, पूछे भी पंचायत का जो जिक्र है वो कौन से आर्टिकल में किया गया? तो 40 में किया गया है। ये भाग हम 9 पढ़ेंगे तो उसमें पंचायत का जिक्र किया गया है। वहां हम कौन सी पढ़ेंगे? स्थानीय जो है सरकारी, स्थानीय है किसका जिक्र करेंगे? स्वशासन का। स्थानीय स्वशासन का जो हम कौन से भाग में जिक्र करेंगे? भाग है 9 में जिक्र करेंगे। स्थानीय स्वशासन क्या होती है मेरे बच्चों? पंचायत होती है। वहां जो हम 73वां संविधान संशोधन है उसके बारे में जिक्र करेंगे। 29 विषय जोड़े गए, ग्राम पंचायतों में लाया गया। और ये 73वां संविधान संशोधन आया कब था? ये हमारी क्लास में शायद एक दिन बात हुई थी, 92 में आया और ये 93 में लागू हो गया था। और पहला राज्य जो लागू करने वाला था वो कर्नाटक था। उससे पहले ये राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित की गई, जो 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। और उसके बाद दूसरा राज्य अपनाने वाला आंध्र प्रदेश था। तो ये इकट्ठा आता है भी सबसे पहले पंचायत जो लागू की गई थी वो किन राज्यों में की गई थी? तो तुम्हें इकट्ठा देता है राजस्थान और आंध्र प्रदेश।
तो पहला राजस्थान है, दूसरा आंध्र है। दोनों कई बार एक ही ऑप्शन में लिखे होते हैं, राजस्थान और है आंध्र प्रदेश, तो दोनों इकट्ठे ही आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने तुम्हें हरियाणा का बता दिया था। और जो है इतना बता दो बस मेरे को, जितना तुमने किया बहुत अच्छी बात है। पंचायती दिवस कौन सी तारीख को मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 है अप्रैल को हम कौन सा डे बनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायत दिवस बनाते हैं। और इसकी घोषणा कब की गई थी? 2009 में की थी। जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो हाल ही में देहांत हो गए हैं, मनमोहन सिंह ने की थी। और 2010 में हमने पहला राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया था। ये बात मैंने पहले सारी लिखा दी है मेरे बच्चे, ठीक है। अरे क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, आर्टिकल जो है मेरे बच्चों 41 लिखो। राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का अधिकार है। जो है काम करने का भी, राज्य में जो है कोई भी काम है, प्रत्येक व्यक्ति को उसे समान अधिकार है। लिखो लिखो, आर्टिकल जो है 41 है। ये एक्स्ट्रा, ये तो लाइनें तुम्हें हर कहीं लिखी मिल जाएगी मेरे बच्चों, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो नोट किया करो तुम साथ में। आर्टिकल जो है 41, इसमें क्या है मेरे बच्चों? राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है। ये मैंने शॉर्ट लिखा है, शॉर्ट बात है, इसमें बहुत लंबी लाइन है भी। अपनी आर्थिक समग्रता के, अपने विकास के हिसाब से वो कार्य कर सकता है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है भी प्रत्येक व्यक्ति को, ये मैंने अपने विचारों से जैसे उसकी इजी लैंग्वेज में लिखा है भी, जो है प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है भी, अपनी समग्रता के अनुसार, अपने विकास के हिसाब से वो अपना कार्य अपने राज्य में हर व्यक्ति को अधिकार है। ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? 41 में बोला गया है। क्लियर है? चलो आगे वाले लिखो। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय संगत और जो है मानवीय सुविधाएं उपलब्ध कराना ये राज्य का कर्तव्य बनता है भी, उन्हें न्याय दिलाए। चलो आर्टिकल इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, इसमें जो है पीछे जो है मेरे बच्चों आर्टिकल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, 40 मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टार लगा लो इस पे, डबल स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद जो है हाँ ये कानून वाला ही है, कानून वाला ठीक है, बाकी इतना नहीं है। 40 वाला जितना है आगे आएगा मैं बता दूंगी। पढ़ने सारे हैं, तुम्हें एक बार तुम्हें सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। 40 वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। 41 लिखो मेरे बच्चों। 42 आर्टिकल है 42, जिसमें क्या बोला गया है? राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? न्याय संगत और जो है, लिखो ये पूरी लाइन लिख लो। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय संगत और मानवीय सुविधाएं उपलब्ध कराना ये राज्य का कर्तव्य बनता है। सारी बात पहले हर तुम पढ़ोगे ना कोई बुक्स में पहले लिखा राज्य का कर्तव्य बनता है, ये लाइन तो हर में लिखी है। तो इसमें क्या लिखा है? राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय संगत और मानवीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना ये हर राज्य का कर्तव्य बनता है। उन्हें मानवीय सुविधाएं है, फैसिलिटी वगैरह है मेरे बच्चों, जो उनको उपलब्ध कराना, ये किसमें बोला गया है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है परंतु पढ़ना पड़ेगा। लिख लिया? अरे लिख लिया? लिख लिया मेरे बच्चों? चलो अगला लिखो। अगला आर्टिकल है 43 है। इसमें सिंपल बात बोली गई है भी, जो राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो न्यूनतम मजदूरी सुरक्षित करे। जैसे इसमें लिखा गया है, लिखो मेरे बच्चों, न्यूनतम मजदूरी दी जाए। प्रत्येक जो है न्यूनतम मजदूरी डिसाइड होनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी दी जाए। राज्य का कर्तव्य है कि वो है न्यूनतम मजदूरी फिक्स करे, भी उससे कम नहीं होगा।
आपने देखा होगा हमारे तो यहाँ बहुत वो होता है भी, न्यूनतम फिक्स नहीं होती, मर्जी से देते हैं कई जगह तुमने देखा होगा, परंतु सरकार का रूल होता है भी जो है मतलब वो खर्चे के हिसाब से देखता है भी एक परिवार जो है इसका खर्चा इतना तक चलता है तो एक न्यूनतम मजदूरी फिक्स करके रखता है भी। इससे जो है दिहाड़ियाँ भी जो उनकी एक फिक्स होती है, जैसे 500 होता है, वैसे 600 में दिहाड़ियाँ चले जाते हैं, 700 में भी होती है, 800 में भी होते हैं, परंतु एक फिक्स होती है भी 500 से कम है कोई नहीं जाएगा। तो एक न्यूनतम फिक्स कर दिया गया भी राज्य का कि क्या कहते हैं भी एक न्यूनतम है मजदूरी रखें, जिसमें हमारे यहाँ नरेगा में जो है क्या मजदूरी मिलती है, न्यूनतम मजदूरी है, नरेगा की फिक्स की हुई है। हरियाणा में अलग अलग राज्यों में अलग अलग है मेरे बच्चों, सबसे ज्यादा हरियाणा में नरेगा मजदूरी मिलती है। बताओ कितनी है? 400 कंप्लीट होगी। अब पीछे 6% बढ़ाई गई थी, बजट आया था उसमें 6% बढ़ाई गई थी। किसी ने पूछा नरेगा में किसी के परिवार का कोई मेंबर जाता? किसी का नहीं जाता। कल पूछ के मेरे को बताना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस तुम खुद लो। नरेगा मजदूरी हरियाणा में, ये नोट कर सकते हो, नरेगा मजदूरी जो है मनरेगा, नरेगा पहले थी मेरे बच्चों, फिर ये मनरेगा होगी। ये कंसेप्ट हम यहाँ नहीं करेंगे, एक दिन फिर कभी जिक्र करूंगी इसका, क्योंकि अब फिर इसमें पूरा टाइम चला जाएगा। जो नरेगा थी 5 में एक्ट आया 2005 में, 6 में लागू हो गया 2 फरवरी से। उसके बाद इसको 2009 में क्या कर दिया गया, इसका नाम है चेंज कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। और जो है इसमें हरियाणा जो सबसे ज्यादा मजदूरी देता है, कितनी देता है बता दो, वो कल बता देना, कोई बात नहीं। और ये 6% बढ़ाई गई है अब की बार बजट में। चलो अगला देखो मेरे बच्चों। अरे न्यूनतम मजदूरी का मतलब समझ गए होंगे भी इससे नीचे नहीं, फिक्स की जाए। चलो आगे देखो, आर्टिकल जो है मेरे बच्चों लिखो 44, समान नागरिकता संहिता मेरे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल 44। समान नागरिकता सही भी, समान अपराध के लिए समान है, क्या होने चाहिए, कानून होने चाहिए। ये नहीं अमीरों के लिए अलग हो, गरीबों के लिए अलग हो, ऊंच नीच है नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने ये आर्टिकल तुम्हें करवा दिया है। आर्टिकल अगला जो मैं लिख रही हूं, आर्टिकल है 45। करवाया या नहीं करवाया? अरे आर्टिकल जो 45 करवाया ना, क्या होगा, आर्टिकल 45 करवाया ना, बता दो फिर आर्टिकल 45। हाँ जी, यहां बोला गया है राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह अपने राज्यों में किसकी व्यवस्था करवाए, कौन सी, राज्यों में 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों का जिक्र हो रहा है यहाँ, 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें, शिक्षा की क्या करें, व्यवस्था करें, उपलब्ध करवाए। ये किताबी लैंग्वेज है, तुम अपनी लैंग्वेज में लिखा करो। यहाँ अब देखो इसके तीनों आर्टिकल में फिर रिवीजन दे रही हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चों, तुम साथ साथ जोड़ के याद रखोगे तो बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के 3 बार जिक्र हो रहा है। एक आर्टिकल 21 है, ए में जिक्र किया गया है जो 86वां संविधान संशोधन, वहां बच्चा खुद स्वतंत्र है, खुद है स्वतंत्र है भी, वो अपना उसको एजुकेशन लेनी ही चाहिए, आजादी है उसे। और यहाँ जो है मेरे बच्चे, यहाँ राज्य कह रहा है भी, राज्य व्यवस्था कर रहा है उस 6 से 14 वर्ष के भी बच्चा नहीं जा रहा, कहते हैं ना हर बार तुम्हें न्यूज़पेपर में देखते हो भी 10 किलोमीटर पे होना चाहिए, 5 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, तो ये चीजें आती है इसमें, राज्य का कर्तव्य बनता है। एक हम पढ़ेंगे 51 ए जो 11वां मौलिक कर्तव्य है पढ़ेंगे, जिसमें क्या बनता है मेरे बच्चों, माता पिता का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाएं, उनका क्या है, कर्तव्य है। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है?
उसके बाद लिखो लास्ट नहीं है 46वां लिखो। राज्य का कर्तव्य है कि वो एससी और एसटी का विकास करें, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में बच्चों। आर्टिकल 46 इसमें क्या है मेरे बच्चों, एससी और एसटी का विकास करें, छूट दे दो इनको, नौकरी लगा दो, विकास हो जाएगा। अब पीछे चर्चाओं में रहा है, अब ये एससी वगैरह ये कैटेगरियां बंट गई है, धीरे धीरे इसको है टाइम लगेगा, परंतु ये समाप्त हो जाएगी। हमारा टाइम तो नहीं आएगा, हमारा दौर तो अब चल रहा है, अभी छूट मिले तब हो हमें तो, परंतु धीरे धीरे ये जो है पॉलिसी आएगी। मेरे बच्चों मैंने कहा भी संविधान लिखा गया था उस टाइम कंडीशन और थी और आज कंडीशन है और है, तो इसका तो मैंने तुम्हें बताया है मेरे बच्चों। ये ध्यान रखना भी ऐसे लोग सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, यूपी में। सबसे ज्यादा पब्लिक जो है एससी की कहाँ रहती है, यूपी में रहती है। और जो परसेंटाइल में पूछे सबसे ज्यादा पंजाब में रहते हैं, और एसटी सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, और जो है परसेंट में पूछे तो मिजोरम में रहते हैं। क्लियर है, एग्जाम में क्वेश्चन है पूछे जाते हैं ऐसे सिंपल क्वेश्चन। क्लियर। उसके बाद लिखो मेरे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही शायद मैंने तुम्हें बता दिया है। आर्टिकल लिखो 47 बताया हुआ है, पोषण का जिक्र है। किसका जिक्र है इसमें, पोषण। पोषण शायद मैंने तुम्हें बताया है, बताया या नहीं बताया है? पूरी लाइन लिखो तो लिख लो, पोषण है, सिर्फ एक शब्द से याद रख सकते हो, पूरी लाइन है इसमें। राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो राज्य में जो है खाद्य पदार्थ और पेयजल की उनके उपलब्ध है जो करवाए। लिख लो पूरी लाइन लिखो तो, राज्य का कर्तव्य है कि वह किसी भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ पर रोक लगाई, मतलब कौन से खाद्य पदार्थ, लिखो रे पूरी लाइन लिख लो। ये पोषण तो लिखना ही लिखना है तुम्हें, इसके बाद इसका साथ बताऊंगी, ब्रैकेट में लिख लो बाकी जो लाइन है। राज्य का कर्तव्य है कि वह किसी भी खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ पर रोक लगा सकती है, रोक लगा सकती है। ये लाइन लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आर्टिकल। आर्टिकल 40, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47, आगे आर्टिकल जो 51, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिखो ये सारे लिखो, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताऊंगी मैं। कौन से भी किसी जो नुकसानदायक हो राज्य के लिए जो पदार्थ है, जैसे मिठाइयों का है भी रोक लगा सकती है, सैंपल भर रहे हैं, अब जैसे मिठाइयाँ आ रही है फिर भी हम खरीद रहे हैं, हम क्या देखते हैं जो 80 मतलब शीशे लगे हो दुकान में, हम ये नहीं देखते भी भाई मिठाई तो मैंने कहा है लोगों का काम है धंधा करना, करेंगे, कंट्रोल कौन करेगा, हम खुद। ना सरकारें कर सकती, कोशिश कर सकती है, और कोशिश तुम्हें पता है, मान लो मिठाई का सैंपल भरा गया, गलत पाई गई, 90% उसमें मिलावट, 10% ओरिजिनल, उसके बाद वो किसको फोन करेगा, सुपारिश वालों को करेगा, पीछा छुटवा दे भाई। तो हम क्या कहेंगे, कोई बात नहीं सभी कमा रहे हैं, इनको भी कमाने दे, बेचारे का टाइम है, अभी दिवाली पे मिठाई बिक जाएगी तो बाद में वो धंधा, नुकसान किसको भी। हाँ हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे ना भी, हम बाहर की मिठाई नहीं खा सकते, जैसे चाइना, और मैंने बाहर का तुम्हें इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था भी, चाइना का हम देखते हैं भी कलर जो है नुकसानदायक है भी, उनके पटाखे नुकसानदायक है, तो उनको कंट्रोल कौन करेगा, सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि जो WTO है वो कंट्रोल नहीं करने देता, जो सप्लाई होगा चाइना से, हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम खरीद देना, तभी एक मैसेज वायरल होता है उसी टाइम, जैसे पटाखों का आएगा भी चाइनीज पटाखे ना खरीदो, कलर ना खरीदो, ऐसे वायरल होते हैं, तो हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे ना, तो सब कोई भी चीज है, MSP है,
ये सारी कई चीजें हैं जो खुद को कौन करेगा, जब तक हम खुद कंट्रोल नहीं करेंगे ना कोई चीज हमें नहीं मिलने वाली है। हमारा मन चाहता है भी हम मिठाई खाएं तो खाओ, मार्केट भरा पड़ा है, और तुम चाहते हो भी शायद अच्छी रही तो बंद कर दो, घर बना लो। अरे जो सीरा है उसमें काजू बादाम डाल लो, बहुत सारी चीजें आती है, डाल लो, पर मेहनत कौन करे भाई, पक्की पकाई मिले ना तब तक मेहनत कोई नहीं करेगा भी कौन, क्योंकि घर वाले भी कह देते हैं इतना लेके आओगे फिर उसको टाइम लगेगा, हम बहुत आगे की सोचते हैं ना थोड़ी, तो उसमें टाइम लगेगा। तो मेरे बच्चों सिंपल हलवे से काम चला लेना, अगर तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हें चाहिए तो है। ये इसमें लाइन बोली गई है भी किसी भी खाद्य पदार्थ और है पेय पदार्थ जो नुकसानदायक हो लोगों के लिए, वो राज्य क्या लगा सकता है, उस पर रोक लगा सकता है, उस पर पाबंदी लगा सकता है, परंतु वो इतनी नहीं चलती जितना हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मैंने एक शब्द लिखा है मेरे बच्चों, जो क्या देख रहा है, पोषण से संबंधित। पोषण क्या होता है, नाम तो सभी ने सुना, ऐसी कोई बात नहीं है, सुना नहीं है। पोषण क्या होता है, जैसे आपने आंगनबाड़ी में देखा होगा, उसमें जो है गर्भवती महिलाएं होती है, छोटे बच्चे होते हैं, तो वहां पोषण का सबसे ज्यादा जिक्र दिखा जाता है। कि पोषण में होता है मेरे बच्चों भी जो एक शरीर, मतलब शरीर में जो चाहिए वो सारी जो है गर्भवती महिलाओं को दी जाए, वो कितनी मिलती है, नहीं मिलती। बच्चे अगर पोषण के हम ये कमी आ जाती है उन चीजों की, तो बच्चे देखे होंगे किसी का पेट बड़ा होता है, टांगे पतली पतली होती है, किसी का जो है मुंह इतना बड़ा होता है, तो वो पोषण की क्या होते हैं, कुपोषण के शिकार होते हैं। किसके, कुपोषण के। जिसको पोषण मिल रहा है वो तो शिकार होगा ही नहीं। सारा पोषण जिसमें अच्छा उसको खाद्य पदार्थ मिल रहा है, अच्छा जो उसके शरीर बॉडी को चाहिए वो टाइम टू टाइम चीजें मिल रही हैं, तो उसमें तो कोई सी चीज की कमी आएगी नहीं। और जो इनकी पोषण की कमी हो जाए तो वो क्या, किसका शिकार हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो मेरे बच्चों अभी जो है कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है ना, पीछे कौन सा था, सितंबर था। पूरा सितंबर माह पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, ये बात लिख लो। पूरे सितंबर माह जो है, सितंबर माह है पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। मनाया जाता है, मनाया जाता है। पोषण की कमी से क्या हो जाता है मेरे बच्चों, अरे क्या हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है क्या, कुपोषण। कुपोषण जो सबसे ज्यादा हमारे अगर भारत में देखें तो किस राज्य में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है। कहां मिलता है मेरे बच्चों, मध्य प्रदेश में, जिसे क्या कहा जाता है, एशिया का इथोपिया कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इथोपिया कहा जाता है, क्योंकि इथोपिया देश में कुपोषण के ज्यादा शिकार मिलते हैं। तो जो है भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। लिख सकते हो ये लाइन तो। पोषण माह कौन सा, पोषण जो है माह के रूप में कौन सा महीना मनाते हैं, सितंबर माह मनाते हैं। और जो है सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार हमारे यहाँ कहाँ मिलते हैं, किस राज्य में, मध्य प्रदेश में, और जिनको क्या बोलते हैं, इथोपिया बोलते हैं। क्लियर है, अरे क्लियर है। चलो उसके बाद लिखो मेरे बच्चों आर्टिकल जो है 48। राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण और वन्य जीवों की देखभाल करे। लिख लो, कौन सा आर्टिकल लिखना है, 48। बातें नहीं, अरे बातें ना किया करो तुम, सोच लो ना जो लाइन बोली गई है उसमें से कौन सा क्वेश्चन निकल सकता है आपका। राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य में पर्यावरण और वन्य जीवों की देखभाल करें, देखभाल करें।
क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं इससे, ये लाइन तो बन रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी, परंतु इससे क्वेश्चन तुम्हारे बहुत सारे तुम्हारे दिमाग में, ज्यादा तो नहीं कहूं, 5-7 क्वेश्चन तो दिमाग में आने ही चाहिए। एक तो बता दो, पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाते हैं? पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। और ये जो 5 जून गया, इसकी थीम क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? नहीं चलता ना तुम्हारा दिमाग, ये शायद मैंने लिखाया भी है, शायद लिखाया है। हाँ 95% मैंने लिखाया है। क्या है बोलो? प्लास्टिक है प्रदूषण को हराना, ये लाइन मैंने लिखाई थी तुम्हें, जो है 5 जून 2025 की थीम क्या है? प्लास्टिक है और प्रदूषण को हराना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों, और तुम ये सोचते हो मैडम इतना पढ़ा आपने, इतना लिखवाया, उसमें कुछ भी नहीं आया। ये चीजें बीच में जो मैं बताती हूँ ना, वही आती है। और इसमें आता है वन्य जीव जो संरक्षण है, इससे संबंधी अधिनियम कब आया? 1986। कब आया? 1986। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए तुम्हारे माइंड में। मैं तुम्हें इसलिए बार बार बातें बताती हूँ भी, तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हरियाणा जीके पढ़ रहे हो, तो इसमें कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इंडिया जीके पे भी तुम्हारा जाना चाहिए, उसको जोड़ दो एक दूसरे से, तब तुम्हारा ये चीजें पढ़ाई अच्छी, तुम्हें अच्छी लगने लगेगी। चलो अगला देखो मेरे बच्चों, राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय स्मारकों की देखभाल करेंगे। पुराने जो है जैसे गुजरी महल की, लिखो आर्टिकल है मेरे बच्चों 49, इसमें राज्य क्या कह रहा है, छोटा ही लिख लो, पुराने स्मारकों की देखभाल करें। भी राज्य में कोई पुराने स्मारक हैं, उनकी देखभाल भी किसका कर्तव्य बनता है? राज्य का कर्तव्य बनता है। उनका रख रखाव, उनको सुरक्षित रखना। कई जगह तो अच्छा कर रहे हैं, कई जगह अच्छे नहीं है, कई चीजें हैं मेरे बच्चों, क्योंकि धीरे धीरे वो समाप्त हो रही है। पहले उनकी ध्यान नहीं दिया गया, अब दे रहे हैं। पर्यटक जाते हैं, जहाँ अच्छे जाते हैं वह आमदनी अच्छी होती है, परंतु कई जगह व्यवस्था अच्छी नहीं होती। चलो अगला देखो, आर्टिकल है 50, इसमें है मेरे बच्चे कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। लिखो आर्टिकल है 50, कार्यपालिका, लिख लो बता दूंगी क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, अलग करना, मतलब पृथक्करण अलग अलग करना। ये हमने पढ़ा है, किस चार्टर एक्ट था या कौन सा अधिनियम था जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो है पृथक्करण कर दिया गया, कौन सा था? बहुत बताओ। ये हमने पोल्ट्री में पढ़ के आए हैं, हम कंपनी रूल्स में पढ़े या क्राउन रूल में पढ़ा? तुम बताओ मेरे को, मैं तो भूल गई। 1784 का पिट्स एक्ट था मेरे बच्चों। 1784 के पिट्स एक्ट में बोला गया, जो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया। अब सुन लो क्या होते हैं, सुन लो, ये आगे भी आएगा तब हम जिक्र करेंगे। आगे जो भाग पढ़ेंगे 5 उसमें आएगा। पहले कार्यपालिका में हम जिक्र करते हैं, जैसे संघ सरकार की बात करें तो वहां जिक्र करेंगे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मंत्री परिषद का, सीएजी का, जो है महान्यायवादी का, उनका जिक्र करेंगे। कार्यपालिका जो कार्य मतलब उनके देखरेख जैसे उसमें उनका आता है। न्यायपालिका में होता है जो हमें न्याय दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट। संघ सरकार में किसका जिक्र करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का करेंगे, और राज्य सरकार में
हाई कोर्ट का जिक्र करेंगे। ये होता है, इनको अलग अलग किया गया। पहले क्या था, ये इकट्ठा था, उनका पृथकीकरण भी अलग अलग होनी चाहिए। जो है मंत्रियों का ये नहीं है, सभी के लिए कानून तो क्या है, समान है। जरूरी नहीं है अभी मंत्रियों के लिए वही जो है सरकार चला रही है और वही कानून बना रही है। वैसे होता तो वास्तव में सेम ही है, हमारे देखने में पढ़ने में अलग अलग है। बाकी तुमने देखा है एक जो है IPS जो अपने आप को गोली मार के चला गया और पीछे से 11 का नाम लिख गया, अच्छे खासों का नाम लिख गया, और उसकी पत्नी उसको 7 दिन हो गए, 7 आज 8 हो गए, पता नहीं 7 है, बॉडी लेके बैठी है, कहते उनको पकड़ा जाए। वो सही था, जो चला गया वो सही था। तुम सोचो, मैं ये नहीं कहती न्यूज़पेपर क्या कहता है, वो हमारी सोच क्या कहती है, हमारे ओपिनियन क्या है उसको लेके। सारा भ्रष्टाचार है, सब कुछ भ्रष्टाचार। तुम डिपार्टमेंट में जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। मेरे फ्रेंड सर्कल है जो मेरे से डिस्कस करते हैं, वो पूछते हैं भी हम करें या ना करें, सारा सिस्टम ही खत्म है। सारा जो कलरक लगे हैं वो ये पूछते हैं भी हम उसमें इंक्लूड हो या ना हो। तो तुम्हारी नजर में क्या होना चाहिए, तुम्हारे ओपिनियन बताओ, तो बताओ। अब तुम नौकरी नहीं लगे ना, तुम अच्छे विचार दोगे, नौकरी लग जाओगे तब ये कहोगे ना मैडम सैलरी से थोड़ी काम चलता है, कुछ तो करना ही पड़ता है, कुछ तो रकम आगे पीछे करनी पड़ती है ना। बाद में तो ये बोलोगे ना, बदल जाता है माइंड। अब तुम अच्छा बताओगे, अब तुम ये कहोगे ये बातें क्या है, गलत है। और इसका हम एक इंसान नहीं बदल सकता, एक है इंसान नहीं बदल सकता। एक मेरी फ्रेंड है, वो मेरे जितनी खड़ूस हैं, वो क्या है, मेरे जितनी खड़ूस हैं, वो डिपार्टमेंट में है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फतेहाबाद में है, कलरक है। वो इतना लड़ती है अफसरों से, इतना लड़ती है, हर दिन लड़ती है, परंतु वो कहती है कभी कभी मैं झुक भी जाती हूँ, क्योंकि मजबूरियां होती है, छुट्टी लेनी होती है, घर जल्दी जाना होता है, तो अफसर के साथ हम हर दिन लड़के नहीं बिता सकते। और अफसर उन्होंने कहा है पूरा का पूरा सिस्टम, लेब में कुछ भी नहीं है, 2-2, 3-3, 6-6 लाख के ऐसे चेक, क्या उसमें क्लर्क के साइन होने जरूरी होते हैं, पास करती है वो, कुछ भी नहीं है। कहते कोई मिट्टी चेक कराने जाता ही नहीं, कोई नॉर्मल आता है किसान, मशीनें इतनी अच्छी मतलब उसमें साधन आए इतने इतने, वैसे बजट पास, तेल कोई फूंक रहा है, जनरेटर चलता ही नहीं है, कहते हैं हमारी पूरी जो है वहां जनरेटर है ही नहीं, फिर जनरेटर का तेल लिखा जाता है उसमें, साइन मैं करती हूँ। तो ये चीजें हम अकेला नहीं कर सकते, जो IPS गया है उसकी तो कोई गलती रही होगी, बिना गलती के कोई नहीं कर सकता। और उसने क्या काम किया, मैं तो जा ही रहा हूं, साथ आसपास वाले भी चले जाए। तो ये सिस्टम मेरे बच्चों हाँ सुधर सकता है, धीरे धीरे हम कोशिश करें। मैं तो उसको एक ही राय देती हूँ भी तुम है ना अपने आप को इतना मत गिरा मत देना, ताकि वो आपकी फिर वैल्यू भूल जाए। उसकी चलती है, मैं उसको देखती हूँ भी रोब से रहा कर, मतलब उसको पूछते हैं, बाकी जो है क्योंकि वो साइन करती है, हक रखती है, तो तुम अपना हक रखना। साइन वो चलो अलग बात, अभी करना ही पड़ता है कई बार, मैं ये नहीं कहती सिस्टम में कुछ घुलमिल, परंतु हक रखना। ये नहीं है तुम उनके साथ भी लाख मेरे को दे देना, वहां होती है डिवाइड होते हैं 10%, 20%, 20% ऐसे। वो कहती है एक पैसा नहीं दिया आज तक, मैंने कहा उसको लेना ही नहीं है, जब तक चलेगी तब तक देखते हैं, बाद में देखेंगे। परंतु धीरे धीरे मेरे को लगता है भी आदी हो जाता है इंसान, जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे वो कभी ना कभी हमें घेर देता है। जैसे मैंने एक दिन तुम्हें एक लेडीज की बात बताई थी भी, वो कहती है भी उसको जहां जिसकी शादी की गई उसके वहां रेवड़ रखते थे, जो भेड़ बकरियां रखते थे, वो कहती वहां के घर में बदबू बहुत आती है। तो 5-4 साल बीतते तो उसके पापा ने कहा अब नहीं आती, वो कहती मैंने सुधार दिया। सुधार कहाँ दिया, वो भेड़ में भेड़ हो गई, तो उसको वो बदबू अब सहने दे, तो वो बाद में धीरे धीरे हो जाएगा, एक बार आती है। ठीक है, चलो एक लास्ट है मेरे बच्चों, ये लास्ट वाला लिख लो, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी अंतरराष्ट्रीय जो है सीमाएं उनमें क्या रखे, शांति और सुरक्षा रखे। लिख लो, लाइन लिखो मेरे, प्रॉपर लाइन लिख लेना, ये आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ सुरक्षा और शांति बनाए रखे। पूरी लाइन लिखनी है, जैसे ऐसे एग्जाम में पूछता है। आर्टिकल है 51, राज्य का कर्तव्य बनता है कि
बनता है कि वह राज्यों नहीं बचा, राष्ट्रीय, वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा और शांति बनाए रखे। मेरे बच्चों, रखे, रखे नहीं है, रखे हैं, रखे। भाई कई राज्यों के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है दूसरे देशों की, और कई राज्यों के साथ राज्यों की सीमा लगती है, तो वहां क्या रखें, वो शांति और सुरक्षा रखें। ये बोला गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्टिकल 40, 45, 47 और 51 वेरी वेरी मोस्ट, कितना भी कुछ भी कह लो, कितने स्टार लगा लो, सारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है जो हमें तुम्हें किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, वो बता दो, उसके बाद हम क्लास समाप्त करते हैं। शांति में भारत की कौन सी रैंक है? हम कितने शांत हैं? कितने शांत हम? अरे बदलो मत ऐसे तुम, वही बात है। मैं नहीं देख रही तब 115 बता रहे थे, देखने लगी 118 कर दिए। हम खुश ज्यादा हैं और शांत कम है, ऐसे बोला था ना। तो हम हैं खुश कितने, 118 हैं, और शांत कितने हैं, 115 हैं। तो लिख लो, शांति में हमारी कौन सी रैंक है? 115वीं। उल्टा तो नहीं बता दिया मैंने, अभी बता देना। हमारी शांति में कौन सी रैंक है भारत की? 115वीं है। और खुशहाली में कौन सी है? 118वीं है। क्लियर है? भ्रष्टाचार में और बता दो फिर, कौन सी है? 96 है, 99 है? 96 है। 99 कौन सी है? SDG में है। और जो है नवाचार में 38 है। चलो, थैंक यू।